Lecture number 9. Capacitors and capacitance. Students, in many application of electric or electronic circuits, the goal is to store electrical charges or energy in an electrostatic field. A device that stores charge is called a capacitor, and the property that determines how much charge it can store is its capacitance. और इसकी एग्जाम्पल, a flash bulb requires a short burst of electric energy that exceeds what a battery can generally provide. A capacitor can draw energy relatively slow, जो कि several seconds तक होता है, from the बैटरी से वो एनर्जी स्टोर करता है, and it then can release the energy rapidly, जो कि मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम होता है, थ्रू द बल्ब. एक और एग्जाम्पल, large capacitors are used to produce short laser pulses in attempt to induce thermonuclear fusion in tiny fields of hydrogen. In this case, the power level during the pulse is about 10 to power 14 watt, about 200 times the entire electrical generation capacity of the United States. But the pulse type typically lasts only for 10 to power minus 9 seconds. Capacitors are also used to produce electric fields, such as the parallel plate device that gives the very nearly uniform electric field that deflects beam of electrons in a TV or oscilloscope tube. In many electronic circuits, capacitors are often used to smooth out the sudden variation in line voltage that can damage computer memories. In other application, the tuning of radio or TV receiver is usually done by varying the capacitors of the circuits. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपके सामने रखी कि हमें कैपेसिटर की अहमियत इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर पता चले, और आप बहुत ज़्यादा इस डिवाइस को अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब के अंदर अपनी इंजीनियरिंग के दौरान यूज़ भी करेंगे, और आपको उसका बिहेवियर भी अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसकी आप कहाँ का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. अभी जो फिगर ये मैंने आपके सामने ड्रॉ करी हुई है, ये एक जनरलाइज कैपेसिटर है जिसमें 2 कंडक्टर्स प्लेट्स हैं. एक को आप
ए कह दें, एक को बी कह दें, एक पर चार्ज प्लस क्यू है, एक पर चार्ज माइनस क्यू है। नो मैटर व्हाट देयर ज्योमेट्री, दिस कंडक्टर आर कॉल्ड प्लेट्स। चाहे ये किसी भी शेप के हो, हम इनको प्लेट्स ही कहेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स एक दूसरे के साथ टोटली आइसोलेटेड है, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टर हैं इनके दरमियान वैक्यूम है। तो एनी टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, इस केस में ये वैक्यूम है, फॉर्म अ कैपेसिटर। A capacitor is said to be charged if its plates carry equal and opposite charge, that is plus Q and minus Q। लेकिन ये याद रहे कि Q कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज नहीं है। क्योंकि नेट चार्ज कैपेसिटर के ऊपर 0 है। In most practical application, each conductor initially has 0 net charge and electrons are transferred from one conductor to the other. This is called charging the capacitor। तो इनिशियली इन दोनों प्लेट्स के ऊपर 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, और इसको हम कहते हैं चार्जिंग द कैपेसिटर। और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें एक्सटर्नल बैटरी या पावर सप्लाई अप्लाई करनी पड़ती है, या दूसरे मानों में आप कहें तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क कौन करता है? वो बैटरी करती है। और इसकी एनालॉजी अगर हम फ्लूइड फ्लो से लें तो ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट के अंदर, यानी कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के नेगेटिव प्लेट पे जा रहे होंगे, और ये काम बैटरी कर रही होगी, जिस तरह फ्लूइड फ्लो के अंदर आपका पंप काम करता है। तो यहां पे बैटरी पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन पंप करके नेगेटिव प्लेट के ऊपर लेके जा रही होगी। अपनी सर्किट डायग्राम्स के अंदर हम कैपेसिटर्स को इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल यूज किया जाता है नॉन पोलर कैपेसिटर्स के लिए, और ये सिंबल यूज किया जाता है पोलर कैपेसिटर्स के लिए। नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि इसमें अपने पोलैरिटी का ध्यान नहीं रखना, आपने अपनी बैटरी के टर्मिनल के साथ किसी को भी पॉजिटिव किसी भी टर्मिनल से जोड़ सकते हैं, और नेगेटिव को भी किसी टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। जबकि नॉन पोलर कैपेसिटर के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट किया जाए, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव जो प्लेट है कैपेसिटर की उसको कनेक्ट किया जाए। तो ये जो रेशियो है C इज इक्वल टू Q अपॉन VAB, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की,
जो कि आप अपनी प्रीवियस स्टडीज के अंदर भी पढ़ चुके हैं। और ऐसा यूनिट इसका होता है फराड। कैलकुलेटिंग कैपेसिटेंस, capacitors in vacuum. We can calculate the capacitance C of a given capacitor by finding the potential difference VAB between the conductor of a given magnitude of charge Q. The simplest form of capacitor consists of two parallel plates each with area A, हर प्लेट का एरिया A है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान D डिस्टेंस है। ये इसका आपको 3D व्यू दिखा रहे हैं और ये आपको साइड व्यू दिखा रहे हैं। ये ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है और नीचे वाली नेगेटिव, और ये आप अज्यूम कर रहे हैं ये चार्ज कैपेसिटर है आपके पास, और इनके दरमियान डिस्टेंस या सेपरेशन D है और वैक्यूम है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो A है, और D जो है वो एज कंपेयर टू प्लेट्स की डायमेंशन के बहुत स्मॉल है। क्योंकि D बहुत स्मॉल है और आपकी प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसका मतलब है जो इंटेंसिटी होगी तो आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो बिटवीन द प्लेट्स यूनिफॉर्म होगी और स्ट्रेट होगी। तो when the plates are charged, the electric field almost complete localized in the region between the plates. जो साइड वाली फील्ड थी वो इतना मैटर नहीं करेंगी क्योंकि प्लेट्स बहुत करीब है, जो भी आपकी फील्ड होगी वो बिल्कुल दोनों प्लेट के दरमियान लोकलाइज हो जाएगी। और ऐसी फील्ड जो होती है आपके वो यूनिफॉर्म होगी और आपके चार्जेस प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओवर देयर अपोजिंग सरफेस। ये बिल्कुल जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक की जो लास्ट स्लाइड थी कॉजेस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमने फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किया था, ये उसी को हम यहां पे उसी नॉलेज को यूज करेंगे। और वहीं से हमने पता किया था कि E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो पैरेलल प्लेट के दरमियान इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, वेयर सिग्मा इज द मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट, और सिग्मा आपके पास बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और हर प्लेट के ऊपर हमारे पास चार्ज Q है और उस प्लेट का एरिया A है। तो इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ये बराबर होता है VAB इज इक्वल टू ED। ये भी आपकी प्रीवियस नॉलेज में आपने इंटरमीडिएट लेवल के फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स निकल के आ गया 1/ε0 QD/A। इसको मजीद हमने जब सॉल्व किया, कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला C=Q/VAB, VAB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास जो टर्म बची वो बची ε0A/D। ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन अ वैक्यूम निकल के आ गया। और यहां से हमें पता चला द कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ईच प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द देयर सेपरेशन। तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। The parallel plate of a 1 farad capacitor are 1 millimeter apart. What is their area? आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, उनके दरमियान डिस्टेंस d मौजूद गिवन है और एरिया आपसे फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला है जो अभी पीछे हमने ड्राइव किया था, वहां से a को सेपरेट कर लिया, C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 फराड, D 1 (-3) और ε0 8.85 (-12). आंसर आपके पास आ गया 1.1 (8 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the plates of parallel plate capacitor in a vacuum are 5 mm. कैपेसिटेंस गिवन आपको वैक्यूम के अंदर, प्लेट के दरमियान डिस्टेंस गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और आपसे कहा जाता है कि उन प्लेट्स का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। A 10 kilovolt potential is applied across the capacitor. 10 kilovolt पोटेंशियल डिफरेंस उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अप्लाई किया गया है। कंप्यूट द कैपेसिटेंस C, द चार्ज ऑन ईच प्लेट दैट इज Q एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट दैट इज E। तो ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई हैं। तो पहले हमें कैपेसिटेंस मालूम करना है, एरिया हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है, तो C = ε0A/D। ये फार्मूला भी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन अ वैक्यूम ड्राइव किया। A भी आपको गिवन है, D भी आपको गिवन है, ε0 कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपने रख दी, यहां से आपके पास आंसर आ गया 0.00345 माइक्रोफैराड। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था चार्ज, तो Q बराबर होता है CV के, तो C आपको पता है, तो आपने यहां से कैलकुलेट किया इसको। VAB आपको गिवन है 10 किलोवोल्ट, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आपके पास आ गया 35.4 माइक्रोकूलम। तो द प्लेट एट हायर पोटेंशियल हैज चार्ज, यानी कि हायर पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव प्लेट की बात हो रही है, उस पर चार्ज आया 35.4 कूलम और अदर प्लेट के ऊपर आया -35.4 कूलम। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने डेरिवेशन का देखा था कि E बराबर होता है σ/ε0 और सिग्मा बराबर होता है Q/A के। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर निकल के आ गया। एक ऑल्टरनेट मेथड भी था, आपको पता है V बराबर होता है ED के, तो VAB आपको गिवन था और D भी आपको गिवन है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी, तो आप उससे रख के भी
आंसर निकालते तो सेम आंसर आता 2 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर कूलम। कैपेसिटर्स इन सीरीज। आपके पास ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक है C1 एक है C2। इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है VAB जो कि बराबर है VK, और इन कैपेसिटर पे चार्ज है Q। चार्ज सेम क्यों होगा? क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में। जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया, VAB बराबर हो गया VAC प्लस VCB, और जो VAC है उसको हमने कह दिया वो है V1, और जो VCB है उसको हमने कह दिया V2। हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो Q बराबर होता है CV के, तो वहां से हमने इसको चेंज कर दिया। तो V1 बराबर हो गया Q अपॉन C1 के, क्योंकि चार्ज सेम आएगा, और V2 बराबर हो गया Q अपॉन C2 के, और VAB बराबर होता है VAC प्लस VBCB के। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, यानी कि V बराबर हो गया V1 प्लस V2 के। तो दोनों में से Q कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। सो C इक्विवेलेंट बराबर होगा Q अपॉन VAB, या जिसको हमने कह दिया VK, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन CQ V अपॉन Q के। तो ये V अपॉन Q बराबर हो गया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट के। यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि आपकी पैरेलल में, सीरीज में कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आती है वो डिक्रीज हो जाती है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो ये आपके पास दो कैपेसिटर आ गए, ये दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, और आपको पता है पैरेलल में आपका जो चार्ज है वो चेंज होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के ऊपर इक्वल होगा। तो Q1 बराबर होगा C1 इंटू V, क्योंकि V मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम होगा, और सेकंड कैपेसिटर Q2 पे हो जाएगा C2V। टोटल चार्ज जो इस बैटरी से ड्रॉ हो रहा होगा हमने सपोज कर लिया वो है Q, और वो Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के। या Q1 की वैल्यू रख दी C1V प्लस C2V, V कॉमन आ गया C1 प्लस C2, V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q और V इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और ये Q अपॉन V आपके पास बराबर है C इक्विवेलेंट के। तो C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2। तो आपने देखा कि आपके पास पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है।
फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 5 कैपेसिटर नेटवर्क शो इन द फिगर। तो आपके पास ये फिगर के अंदर 5 कैपेसिटर लगे हुए और हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले आपके पास ये जो दो कैपेसिटर हैं, आपको ये साफ दिख रहा है, ये सीरीज में, इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन आप लगा के इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर इस पॉइंट के दरमियान प्लेस कर देंगे, जो कि इस केस में आया है 4 माइक्रोफैराड। ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/12 माइक्रोफैराड प्लस 1/6 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों की रिप्लेसमेंट में लग गया 4 माइक्रोफैराड। नाउ आपके 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर, 11 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर और 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर, ये एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लगा देंगे कि C डबल डैश, यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको हमने नाम दे दिया C डबल डैश, वो बराबर होगा 3 प्लस 11 प्लस 4, यह आ गया 18 माइक्रोफैराड। और अब इन तीनों को रिप्लेस कर दिया इनके इक्विवेलेंट 18 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर ने। नाउ अगेन दिस वन और दिस वन दोनों एक दूसरे के सीरीज में आ गए, तो इनके रेसिप्रोकल्स का सम ले लेंगे, 1/18 1/19 माइक्रोफैराड, इक्विवेलेंट निकल गया 6 माइक्रोफैराड। एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर्स। The electric potential energy stored in a charged capacitor is just equal the amount of work required to charge it। तो कहते हैं एक चार्ज कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो बराबर होगी जो वर्क रिक्वायर्ड है उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। और वो वर्क क्या है कि दो डिफरेंट कंडक्टर के ऊपर अपोजिट चार्ज प्लेस किए जाएं। और अभी मैंने आपको बताया ये वर्क करता कौन है, ये एक्सटर्नल वर्क करती है आपकी बैटरी या आपकी जो पावर सप्लाई है, यानी कि उससे ये एनर्जी, ये वर्क उसके अंदर स्टोर होता है और वो एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। और व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, दिस स्टोर्ड एनर्जी इज रिकवर्ड एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब उस कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करते हैं थ्रू किसी रेजिस्टर, किसी बल्ब या किसी भी लोड के थ्रू, तो वो जो स्टोर एनर्जी होती है वो खर्च होती है, रिकवर्ड होती है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। We can calculate the potential energy U of charge capacitor, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बैटरी वर्क करेगी कैपेसिटर को चार्ज करने में, जो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के नेगेटिव प्लेट पे लेके आएगी, वो सारा काम बैटरी करा रही होगी और वो एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी उन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगी। बाय कैलकुलेटिंग द वर्क W रिक्वायर्ड टू चार्ज इट, जो हमने बताया, हमें मालूम करनी हो पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर है और उसको हम मदद कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं उस वर्क डन को कैलकुलेट करके जो उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए चाहिए। सपोज दैट वी आर डन चार्जिंग द कैपेसिटर, हमने कंप्लीटली चार्ज कर दिया कैपेसिटर को और उस पर जो फाइनल चार्ज आ गया वो आ गया Q और उस पर जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका वो आ चुका V।
तो ये जो फॉर्मूला हमारा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, यह हमारा फुली चार्ज कैपेसिटर है। अब हम दरमियान की बात करते हैं, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो लेट Q एंड V बी द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन सा चार्ज है? जब फुली चार्ज है। ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है फुल चार्ज होने पे। अब ये स्मॉल क्यू और वी कहां से आ गए? एट एन इंटरमीडिएट स्टेज ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। ये कुछ दरमियानी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जब कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज नहीं था, तो उस वक्त हमारा चार्ज स्मॉल क्यू था और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट स्मॉल वी था। तो इसी रिलेशन से हम ये लगाएंगे तो ये V बराबर आ जाएगा स्मॉल क्यू अपॉन सी। कैपेसिटेंस वही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। एट दिस स्टेज द वर्क dW रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन एडिशनल एलिमेंट ऑफ चार्ज dQ। और इस स्टेज के ऊपर हमें मजीद वर्क, जिसको हम कहते हैं dW, करना होगा चार्जेस को ट्रांसफर करने के लिए, dQ चार्जेस को ट्रांसफर करने के लिए। तो dW या वर्क आपको बता, ये बराबर होता है V अपॉन Q के। तो यहां पे हम क्योंकि D ले रहे हैं तो हम dW बराबर हो गया V इंटू डी क्यू के। नाउ ये जो V है ये बराबर है Q अपॉन सी के। तो इस V की जगह ये Q अपॉन सी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। The total work W needed to increase the capacitor charge Q from 0 to final value Q is। तो अब हम टोटल W वर्क जिस पे हमारा कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा Q तक, कैपिटल Q तक, फ्रॉम चार्ज Q जो कि इंटरमीडिएट चार्ज है बीच का, फ्रॉम 0 टू फाइनल वैल्यू Q। तो हमने कहा कि ये वर्क होगा 0 से लेके मैक्सिमम वर्क। तो हमने अपने इस dW के ऊपर ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी कि 0 वर्क से लेके फाइनल वर्क तक, या 0 चार्ज से लेके फुल चार्ज तक जो वर्क रिक्वायर्ड है वो ये है। और ये बराबर है Q डी क्यू अपॉन सी के। C क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 अपॉन सी नीचे आ गया। और इस वर्क के ऊपर आपका 0 से लेके मैक्सिमम W आ रहा था और चार्ज 0 से लेके Q पे जा रहा था। तो ये दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है इसकी। Q और DQ बचा, आपने इंटीग्रेट कर लिया इसको, तो आंसर आपके पास आया Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज व्हेन द कैपेसिटर डिस्चार्ज। यानी कि ये वर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे वर्क करेगी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ये उसके भी बराबर है। देन Q डिक्रीजेस, यानी कि चार्ज आपका डिक्रीज करेगा फ्रॉम इनिशियल वैल्यू Q। अब उल्टी बात कर रहे हैं, पहले जब चार्ज के लिए कर रहे थे तो 0 से Q की बात कर रहे थे, अब हम Q से 0 की बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। Then Q decreases from an initial value Q to 0 as the element of charge dQ fall through the potential difference V to vary from V2 down to 0। यानी कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा
तो आपकी Q की वैल्यू जाएगी कैपिटल Q से 0 और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो चेंज होगा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V से 0। If we define the potential energy of an uncharged capacitor to be 0, then W in equation 24.8 is equal to the potential energy U of the charged capacitor. तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे अनचार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो हमारे चार्ज कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस W के बराबर होगी, क्योंकि वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द फाइनल स्टोर चार्ज इज Q इज इक्वल टू CV। ये हमारा फाइनल स्टोर चार्ज होगा। सो वी कैन एक्सप्रेस U विच इज इक्वल टू W, यानी कि अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे वर्क के बराबर है एस, तो ये W की जगह U आ गया, तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, और Q बराबर होता है CV के, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, तो नीचे वाले C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ CV स्क्वायर। और इस V स्क्वायर को अगर हम ब्रेक कर लें V इंटू V, तो एक CV बराबर हो जाएगा Q के, तो ये हो गया हाफ QV। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी की जस्ट डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन पैरेलल प्लेट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। जो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है उसको आप प्लेट्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वॉल्यूम है, और वो होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। ये वॉल्यूम से आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आई थी हाफ CV स्क्वायर, ये एडी नीचे आ गया। यहां से आपने मुख्तलिफ कन्वर्जन की, C बराबर होता है एप्सिलॉन D के, तो आपके पास फाइनल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी डेंसिटी जो आ रही है वो आ रही है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जस्ट ये टर्म याद रखने की चीज है। कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हम वैक्यूम पढ़ रहे थे। अब अगर हम अपने कैपेसिटर के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक या एक मजीद इंसुलेटर प्लास्टिक लेट सपोज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हमारी कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा वो हम स्टडी करते हैं। फॉर कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, हम कहते हैं एक कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं, कोई एयर नहीं है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन कंटेन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऊपर हमने जितनी भी इक्वेशनें अभी निकाली है कैपेसिटर की जिनके अंदर एप्सिलॉन नॉट था, उसको हम रिप्लेस कर देंगे K एप्सिलॉन नॉट से, और ये हमारे पास कहलाती है परमिटिविटी। तो फॉर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हमारे पास फार्मूला था C, और ये C नॉट पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर C जो के बराबर थी किसके, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के, और उस एप्सिलॉन नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया K एप्सिलॉन नॉट से।
तो सी नॉट बराबर था एप्सिलॉन नॉट अपॉन 80, उधर सिंपल के की एडिशन आ गई, और के एप्सिलॉन नॉट को हम सिर्फ एप्सिलॉन से बना देते सिंबल ई का। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। और इसी तरह जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक की है उसके लिए भी अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो उधर भी एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और एम्प्टी स्पेस या फ्री स्पेस की बात करेंगे तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, और वहां पे आपकी जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज।